हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रोफिशिएंट एकेडमी वंस अगेन। और आप लोगों के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं। और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ उसमें में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने दिए हैं उसको भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं ये नोटिफाई हो चुके हैं। और सेक्शन 135 आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 135 यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 135 ये कहता है कि एक कंपनी जो कि किन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है उसको सेक्शन 135 के प्रोविजंस जो हैं वो लागू हो जाते हैं। और इसमें बहुत ताज़ा अमेंडमेंट आया है जो कि अभी 28 सितंबर को ही नोटिफाई हुआ है, उसको मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ऑल्दो this amendment would not be applicable on the forthcoming CA examination in November 2020 and for CS examination in December 2020 or the CMA examination for 2020. But yes, आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं यानी कि CA वालों के लिए मई 2021 में और CS और CMA वालों के लिए आने वाले जून 2021 में जो ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे। इसलिए आप बहुत ध्यान से इस अमेंडमेंट्स को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि अमेंड तो बहुत पहले हो गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये अमेंडमेंट बहुत पहले जो है अमेंड कर दिए थे, लेकिन नोटिफाई ये अभी 28 सितंबर को ही हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 135 ऑफ Company Act means corporate social responsibility. Let us start. तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 135। पहले मैं आप लोगों को सेक्शन 135 की जो बैकग्राउंड है यानी कि जो रूपरेखा है पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा ताकि आप लोग अपने आप को रिफ्रेश कर लें। और उसके बाद हम लोग फिर अमेंडमेंट के ऊपर चलेंगे, वो जो अमेंडमेंट नोटिफाई हो गए हैं। तो पहले हम सेक्शन 135 को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सेक्शन 135 कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप लोग बहुत सारे छात्र इसके बारे में जानते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ सेक्शन 135 ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 135 क्या कहता है? सेक्शन 135 ये कहता है कि ये जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो ये कहता है कि इफ़ कंपनी फॉल अंडर सर्टेन थ्रेशोल्ड्स गिवन अंडर द सेक्शन 135 तो उस कंपनी को CSR के प्रोविजंस जो हैं वो लागू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रोविजंस क्या हैं। सेक्शन 135 क्या कहता है? ये ओरिजिनल एक्ट है और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये ओरिजिनल एक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। बट जस्ट टू रिफ्रेश ऑल ऑफ यू, आई जस्ट वांट टू गिव हेयर अंडर ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर दोज कंपनीज विच फॉल अंडर द थ्रेशोल्ड गिवन अंडर द एक्ट। तो आइए देखते हैं कि वो सेक्शन क्या क्या, वो प्रोविजंस क्या हैं। इफ ए कंपनी हैज, तो सेक्शन 135 क्या कहता है? सेक्शन 135 कहता है इफ ए कंपनी हैज ए नेट वर्थ of rupees 500 करोड़ और मोर। अगर एक कंपनी की नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे
ज़्यादा है, और देखो ध्यान से देखना यहाँ पे और लगा हुआ है, और का मतलब है ये या ये, एंड नहीं है, एंड का मतलब कुछ और होता है और और का मतलब कुछ और होता है। तो एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है ताकि उसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका मीनिंग जो है वो ठीक से हमारी समझ में आए। तो यहाँ पे लगा हुआ है और, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और टर्नओवर। टर्नओवर रुपीज 1000 करोड़ और मोर। टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीज और मोर, या तो कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी जो निकल के आएगा, इफ दैट एक्सीड्स 500 करोड़ रुपीज, और द टर्नओवर मीन्स द सेल्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू 1000 करोड़ और मोर देन 1000 करोड़। और condition number 3, so this was the condition number 1, this is condition number 2, and the condition number 3 says net profit. Net profit of the company is 5 करोड़ और मोर। ये मैंने लगा दिया है साइन यहाँ पे, इज इक्वल टू और मोर, यानी कि 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है। सो ए कंपनी, आइए अब इस सेक्शन 135 को हम ध्यान से इसको ज़रा समझ लेते हैं कि सेक्शन 135 किन तरीके की कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन 135 है ये हर तरीके की कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ ए लिस्टेड कंपनी और इट इज़ अ पब्लिक कंपनी or it is a private company. So section 135 is applicable on all kind of companies, and the conditions are given, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीज़ 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, देन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश और फॉर्म ए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। अगर कंपनी इन तीनों में से किसी एक थ्रेशोल्ड के अंतर्गत आती है, देन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी कंपनी बनाएगी जिसके अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे और जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि वो जो 3 डायरेक्टर होंगे CSR कमेटी के, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी के, उसके अंदर 3 डायरेक्टर होंगे और उसके अंदर कंडीशन ये है कि उसमें कम से कम मिनिमम 1 डायरेक्टर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये तो सेक्शन 135 का क्लॉज नंबर सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कंपनी इन तीनों में किसी में फॉल करती है तो कंपनी CSR कमेटी बनाएगी। क्या बनाएगी? CSR कमेटी। CSR कमेटी। CSR कमेटी बनाएगी। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे चलें और आगे के प्रोविजंस पढ़ते हैं। अभी हम पहले, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, हम पहले ओरिजिनल प्रोविजंस पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं। तो चलो चलो, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो सब सेक्शन
1 हमने पढ़ लिया, 135 का सबसेक्शन 1 हमने ये पढ़ लिया, जो ये कहता है कि अगर कंपनी, इफ कंपनी फॉल्स अंडर दीज थ्रेशोल्ड्स, दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू form a corporate social responsibility committee of minimum 3 directors, out of which 1 director shall be the independent director. और उसके बाद आगे सेक्शन 135 क्या कहता है? सेक्शन 135 ये कहता है कि वो जो CSR कमेटी होगी, CSR कमेटी, जो CSR कमेटी होगी जिसके अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, 3 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच 1 डायरेक्टर वुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आईडी आप लोगों को याद होगा, सेक्शन 149 में दिया हुआ है, 149 सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है कि कंपनी के अंदर, किस कंपनी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने अभी तो ये कहा था कि CSR के जो प्रोविजंस हैं वो हर तरीके की कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ ए लिस्टेड कंपनी और ए पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी। तो बच्चे अब ये क्वेश्चन करेंगे कि सर सेक्शन 149(4) के प्रोविजंस तो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं होते, यानी कि सेक्शन 149(4) ये कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक प्राइवेट कंपनी में होना ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर CSR के प्रोविजंस तो लागू नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी आइए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। अगर मान लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं हम। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है XYZ, प्राइवेट कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो जो मैंने अभी आपको 3 प्रोविजंस बताए थे, कि टर्नओवर की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेटवर्थ 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो और प्राइवेट कंपनी इन तीनों में से किसी एक में फॉल करती है, तो उसमें सेक्शन 149(4) तो लगेगा नहीं, यानी कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत तो होगी नहीं। तब उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि कम से कम 2 डायरेक्टर of the company, then in that case the 2 directors of the company will be the members of the CSR committee। यानी कि अगर वो प्राइवेट कंपनी है और वो इन तीनों में से किसी एक के अंदर फॉल कर रही है, यानी कि इन तीनों थ्रेशोल्ड में से किसी एक के प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल हो रहे हैं अगर, तो उस प्राइवेट कंपनी के 2 डायरेक्टर जो होंगे वो CSR कमेटी के सदस्य होंगे, CSR कमेटी के मेंबर्स होंगे। तो ये जो दुविधा अगर किसी स्टूडेंट के मन में आई हो कि प्राइवेट कंपनी में तो सेक्शन 149 की व्यवस्था नहीं दी हुई है, तो वहाँ पे CSR कमेटी में सिर्फ 2 डायरेक्टर जो होंगे वो उसके सदस्य होंगे, यानी कि उसके मेंबर होंगे CSR कमेटी के। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग ताकि हम आगे चल सकें। अब क्वेश्चन ये उठता है आगे, सेक्शन 135 क्या कहता है? सेक्शन 135 कहता है कि अगर इसके प्रोविज़न किसी कंपनी के ऊपर लग गए और CSR कमेटी जो है वो कंपनी द्वारा फॉर्मुलेट कर दी गई, यानी कि वो बना दी गई है, द CSR कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन दैट CSR कमेटी विल रिकमेंड, द CSR कमेटी will recommend CSR कमेटी का फिर काम क्या होगा? CSR कमेटी जो होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉर्मुलेट करके देगी
क्या फॉर्मुलेट करके देगी, वो फॉर्मुलेट करके देगी और वो एरियाज आइडेंटिफाई करके देगी जहाँ पे कि CSR के प्रोविजंस लागू होते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ बीच में भूल गए हैं जो कि अभी हम आपको क्लियर करते हैं। तो CSR कमेटी क्या करेगी कि वो फॉर्मुलेट करेगी कि कंपनी को किन किन एरियाज़ में, यानी कि किन किन चीज़ों के ऊपर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि कंपनी को ये CSR का जो फंडिंग है, CSR का जो पैसा है वो स्पेंड करना है। तो कंपनी जो फॉर्मुलेट करके देगी वो बताएगी शेड्यूल 7। देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, वो ये बात है कि इफ़ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए CSR कमेटी, देन द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेंड at least 2% of its average net profit of its last 3 preceding financial year। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 के प्रोविज़न लग गए, यानी कि कंपनी को CSR कमेटी बनाने के लिए उसको वो के प्रोविज़न उसके ऊपर अगर एप्लीकेबल हो जाते हैं, तब कंपनी क्या करेगी इस सिचुएशन में, अपने 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के जो उसका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। सेक्शन 198 के प्रोविजंस के अंदर जो नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, उस नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% जो है वो कंपनी अपने CSR पॉलिसीज़ के ऊपर या CSR एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च करेगी। और वो जो CSR पॉलिसीज़ होगी कंपनी की, यानी कि CSR पॉलिसी यानी जो प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करेगी कंपनी, जिसके ऊपर वो खर्चा करेगी, वो कौन कौन से हेड्स होंगे या वो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ होंगे वेयर कंपनी कैन स्पेंड द मनी इन CSR एक्टिविटीज़। दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैज़ बीन गिवन अंडर शेड्यूल 7। नोट करो ध्यान से, अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविज़न लग गए और उसके बाद CSR कमेटी फॉर्म हो गई, तब CSR कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये बताएगी या ये कहेगी कि शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो एरियाज स्पेसिफाइड हैं, the areas and the activities as enshrined under the schedule 7 of Companies Act 2013, the company is required to spend at least 2% of its average net profit of preceding 3 financial year। तो कंपनी क्या करेगी, अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 2%, अपने पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटी पे खर्च करेगी। और वो CSR एक्टिविटीज़ और वो एरियाज़ कहाँ डिफाइंड हैं, वो एरियाज़ या वो एक्टिविटीज़ जिनके ऊपर कंपनी खर्च कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि मन चाहा जो कंपनी ने चाहा किसी भी एरिया में या किसी भी एक्टिविटी के ऊपर खर्च कर दिया और उसको क्लेम कर लिया कि मैंने ये CSR के ऊपर स्पेंड किया है, ऐसा नहीं है। जो पैसा खर्च किया जाएगा वो शेड्यूल 7 के अंदर 12 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, 12 एक्टिविटीज़। 12 एक्टिविटीज़ ऐसी दी हुई हैं जिनके अंदर कंपनी जो है वो खर्च कर सकती है और उस पैसे को क्लेम कर सकती है कि उसने सेक्शन 135 के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है। वो 12 एक्टिविटीज़ कैसी हैं, चलिए मैं आपको एक दो आपको बता देता हूँ। जैसे कि शेड्यूल 7 का क्लॉज नंबर 1 ये कहता है कि इरेडिकेटिंग ऑफ हंगर, पॉवर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर देश में कहीं भुखमरी है, उन लोगों को अगर आप खाना खिलाते हैं या उन लोगों पर पैसा खर्च करती है कंपनी उनकी भुखमरी दूर करने के लिए या मेल न्यूट्रिशन को देश में ठीक करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को जो है वो कहा जाएगा कि वो शेड्यूल 7 की एक एक्टिविटी को फुलफ़िल करती है और उसके ऊपर कंपनी ने पैसा खर्च किया। या एजुकेशन के लिए
या नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिया हुआ जो पैसा होगा, इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ में कंपनी जो है वो खर्च कर सकती है, जो कि शेड्यूल 7 में दिए हुए हैं। तो ये इस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई, आप लोग इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे चल सकें। चलो, अब ये तो हो गया कि सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजंस किस कंपनी पे एप्लीकेबल हैं, और इफ दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन एनी कंपनी देन व्हाट कंपनी इज सपोज टू डू और व्हाट कंपनी इज सपोज टू अंडरटेक। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आइए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट आया है, और मज़े की बात यह है कि अमेंडमेंट अभी 28 सितंबर को नोटिफाई हुए हैं, और मैं आज अपने स्टूडेंट्स के लिए, आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2020, और ये 3 दिन पहले जो ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किया है, ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोशिश मेरी ये है कि सबसे पहले ये अमेंडमेंट जो कि नोटिफाई हो गए हैं, ये मैं आप लोगों को अपने एकेडमी के जो छात्र हैं उन तक ये उनको सबसे पहले पहुंचाऊं। तो आओ अमेंडमेंट देखते हैं कि अमेंडमेंट्स क्या नोटिफाई हो गए। अमेंडमेंट बन तो पहले भी गए थे, लेकिन अमेंडमेंट नोटिफाई नहीं हुए थे, और वो अभी 28 सितंबर को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको लागू किया है। तो चलो पढ़ते हैं अमेंडमेंट, क्या क्या अमेंडमेंट्स हमारे पे एप्लीकेबल हैं। अमेंडमेंट नंबर 1, amendment notified by MCA, Ministry of Corporate Affairs, on 28 September 2020। तो अमेंडमेंट जो नोटिफाई हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा 28 सितंबर को, वो क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, मैं आइए आपको बताता हूँ। हेलो अर्णव, ज़रा वो बुक रखी है वहाँ पे रजिस्टर, उसको ज़रा लेकर के आइए ताकि मैं आप लोगों को अमेंडमेंट्स पढ़ा सकूँ। आइए देखते हैं कि अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं हमारे पास। नो अर्णव, दिस इज़ नॉट, देयर इज़ ए रजिस्टर, वो लेकर के आइए। बच्चों, आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न अगर हो इसमें तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने में और इसको समझने में। तो चलो अमेंडमेंट्स देखते हैं, क्या अमेंडमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अमेंडमेंट्स 2 तरीके के अमेंडमेंट लाती है गवर्नमेंट। अगर किसी एक्ट के अंदर, द ओरिजिनल एक्ट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली, देन 2 काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट जनरली इज पास्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द लेजिस्लेचर। 2 तरीके अमेंडमेंट क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझना। एक तो होता है कि जो मेन एक्ट था उस एक्ट के किसी सब सेक्शन को या उसके किसी क्लॉज को पूरा का पूरा हटा देना और उसकी जगह पे एक नया सेक्शन लेकर के आना, या कोई पुरानी चीज़ लिखी हुई है उसको हमने ओमिट कर दिया, उसको हटा दिया और उसकी जगह पे हम कुछ नए प्रोविज़न लेके आए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नया प्रोविज़न लाती है। तो एक तरीके का अमेंडमेंट तो ये हो गया कि अमेंडेड
द क्लॉज नंबर सो एंड सो अमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक तो ये हुआ कि पूरा का पूरा सब सेक्शन को पूरा हटा दिया और उसकी जगह नया आ गया। और एक होता है इंसर्टेड। इंसर्टेड माने कि जो पहले लिखा हुआ था इसके अंदर एक नई चीज इंसर्ट की गई है। तो ये जो हमारा CSR सेक्शन 135 है, इसके अंदर इसके अंदर कुछ इंसर्शन भी किया गया है, यानी कि कोई चीज इंसर्ट भी की गई है और कोई चीज इसके अंदर अमेंड भी की गई है। तो क्या की गई है मैं आपको अभी बताता हूं। सेक्शन 5 के अंदर तो कुछ क्लॉज को इंसर्ट किया गया है, और सेक्शन 7 जो था, सॉरी सेक्शन 5 नहीं, सब सेक्शन 5 जो था, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि सब सेक्शन 5 कहता क्या है। 135 का सब सेक्शन 5 ओरिजिनल सेक्शन क्या कहता था, पहले ऐसे देखेंगे। ओरिजिनल एक्ट का सब 135 सब सेक्शन 5 ये कहता था कि इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, देन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू spend at least 2% of its net profit on the activities as given under Schedule 7. Schedule 7 देखो सेक्शन 135 का 5 सब सेक्शन 5 क्या कहता है, ये ओरिजिनल है। ये कहता है कि अगर कंपनी 135 में फॉल करती है तो वो अपने नेट प्रॉफिट का 2% शेड्यूल 7 में दी हुई एक्टिविटीज में खर्च करेगी। 2% करना है, मिनिमम 2%। ठीक है। अब इसके अंदर अमेंडमेंट आया, आइए देखते हैं अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट ये है अमेंडमेंट, स्टूडेंट जितने यहां बैठे हैं वो ध्यान से नोट करेंगे, जो अमेंडमेंट आया है वो इंसर्ट के रूप में आया है, इंसर्शन के रूप में आया है, INSERT। यानी कि इस सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 5 के अंदर इसको इंसर्ट किया गया है, एक एडिशनल चीज दी गई है। समथिंग हैज बीन एडेड टू सब सेक्शन 5 और सेक्शन 135। अब वो इंसर्शन या वो जो ऐड किया गया है वो क्या है, आइए उसे देखते हैं। ओरिजिनल एक्ट में क्या था? ओरिजिनल एक्ट में था कि कंपनी को 2% मिनिमम खर्च करना है CSR एक्टिविटी के अंदर। अब मान लो कोई कंपनी है, उसने 2% से ज़्यादा खर्च कर दिया तो क्या होगा, यानी कि वो पैसा वेस्ट गया? नहीं, कंपनी ने इसमें एक अमेंडमेंट लाई है, कंपनी सबसेक्शन 5 के अंदर, और कंपनी ये कहती है कि इफ ए कंपनी spends more than 2% of the activities as given in Schedule 7, अगर कंपनी शेड्यूल 7 में दी हुई एक्टिविटीज में, CSR की एक्टिविटीज में या CSR के प्रोजेक्ट में 2% से ज्यादा खर्च कर देती है तो क्या होगा? तो जो ज्यादा अमाउंट कंपनी ने खर्च कर दिया है, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट स्पेंड बाय द कंपनी ऑन द CSR एक्टिविटीज इन एनी फाइनेंशियल ईयर, द एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट वुड बी सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंटली कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द कंपनी। आओ इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कैसे होता है। देखो ये मानो, अगर मान लो कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसका 2% नेट प्रॉफिट था 50 करोड़। 50 करोड़ नहीं लेते इसको, हम इसको ले लेते हैं 50 लाख रुपीस। वैसे 50 करोड़ भी हो सकता है किसी कंपनी का 2% नेट प्रॉफिट, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मान लो XYZ लिमिटेड कंपनी का 2% जो था 50 लाख रुपीस था।
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। नहीं, ये प्रोविजन आए हैं 28 सितंबर को, तो 2020-21 में, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि अगले साल जाके निकलता है, मान लो 50 लाख निकलता है, और कंपनी ने एक्चुअल में स्पेंड कर दिया उसके ऊपर 80 करोड़, 80 लाख। कंपनी को स्पेंड करना था सिर्फ 50 लाख CSR एक्टिविटी के ऊपर, लेकिन कंपनी ने स्पेंड कर दिया 80 लाख। तो कंपनी ने कितना ज़्यादा एक्सेस स्पेंड कर दिया? 30 लाख। तो अभी तक क्या होता था, अगर कंपनी 2% से ज़्यादा उसको स्पेंड कर देती थी तो वो आने वाले सालों में वो उसको सेट ऑफ नहीं मिलता था। अगले आने वाले सालों के जो खर्चे होते थे, तो जो ईयर्स के जो खर्चे होते थे, वो उससे सेट ऑफ नहीं होता था। लेकिन कंपनी ने सबसेक्शन 5 के अंदर 135 सबसेक्शन 5 के अंदर ये व्यवस्था की है, यानी कि ये इंसर्शन किया कि इफ कंपनी स्पेंड्स मोर देन 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, देन द एक्सेस एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंपनी अगेंस्ट द CSR एक्टिविटीज विल बी सेट ऑफ इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स एक्सपेंडिचर ऑफ द CSR एक्टिविटीज। यानी कि आने वाले सालों में उसको हम सेट ऑफ कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। तो अब ये जो 30 लाख इस साल कंपनी ने ज़्यादा खर्च कर दिया, वो आगे आने वाले किसी साल में जो है वो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट नंबर 1 आया है सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 के अंदर, ये ऐड हुआ है, दिस हैज़ बीन एडेड। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जो ओरिजिनल सेक्शन 135 था वो मैंने आपको बता दिया, और उसके अंदर मैंने कहा कि 3 तरीके के अमेंडमेंट आए हैं, यानी कि 2 चीज़ें कुछ नई ऐड की गई हैं और एक उसके अंदर सब सेक्शन को जो है पूरा का पूरा बदल दिया गया है। तो सेक्शन 5 के अंदर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 5 के अंदर जो है ये प्रोविज़ो इंसर्ट किया गया। क्या प्रोविज़ो इंसर्ट किया गया वो मैंने आपको अभी बताया कि अगर कंपनी जो है वो अपने नेट प्रॉफिट के 2% से ज़्यादा खर्च कर देती है, इफ़ कंपनी स्पेंड्स मोर देन 2% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट, देन द excess amount paid by the company towards the CSR activities will be set off in the expenditure to be incurred by the company in coming years। यानी कि आगे आने वाले सालों में जो कंपनी को CSR में पैसा खर्च करना होगा उसके अगेंस्ट वो एक्सेस पैसा जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो क्लॉज नंबर सेक्शन 5 या क्लॉज नंबर 5 के बाद जो है ये क्लॉज जो है वो इंसर्ट किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद क्लॉज नंबर 7 जो था, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से नोट कीजिएगा कि क्लॉज नंबर 7 जो है सेक्शन 135 का सब सेक्शन 7 हैज़ बीन फुल्ली अमेंडेड। तो नोट करेंगे छात्र जरा ध्यान से कि सब सेक्शन 7 हैज़ बीन फुल्ली अमेंडेड, has been fully amended or replaced यानी सेक्शन 7 को सब सेक्शन 7 को पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। तो पहले तो ये देखेंगे हम कि सब सेक्शन 7 पहले था क्या, यानी कि सब सेक्शन 7 जो था वो पहले कहता क्या था। आइए चलिए पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं कि सब सेक्शन 7 कहता क्या था। आइए, तो मैं सब सेक्शन 7 जो पहले था, जो कि अमेंडमेंट से पहले था, मैं उसको पढ़ देता हूं। सब सेक्शन 7 ये कहता है कि इफ अ कंपनी कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। यस, तो सब सेक्शन 7 पहले ये कहता है कि अगर कोई कंपनी सब सेक्शन 5 या सब सेक्शन 6 के प्रोविज़न को फुलफिल नहीं करती या कंप्लाई नहीं करती है तो कंपनी को 25,000 रुपये का 25 को कंपनी को जो है वो 50,000 रुपीज़, मिनिमम 50,000 रुपीज़ या मैक्सिमम जो है वो 25 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता था।
यानी कि कंपनी अगर 2% अपने नेट प्रॉफिट का CSR एक्टिविटी के ऊपर खर्च नहीं करती है तो सबसेक्शन 7 जो पहले था अनअमेंडेड, वो ये कहता है कि कंपनी के ऊपर जो है वो 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी, मिनिमम 50,000 रुपीज़ की पेनल्टी और मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़ की पेनल्टी का प्रावधान यानी कि प्रोविजन पहले था। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। देखो कितना सख्त था पहले कानून। गवर्नमेंट ने अभी जो है वो ये कानून को यानी कि जो एक्ट है इसको बहुत थोड़ा सा इसको कम किया है। इसके जो प्रोविज़न जितने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे उसको कम किया गया है। तो पहले का जो सेक्शन था सबसेक्शन 7 क्या ये कहता था कि एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट or a term which may extend to 3 years or with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees or with both। जी, तो ये कहता है कि कंपनी के ऊपर 50,000 की मिनिमम पेनल्टी या मैक्सिमम पेनल्टी 25 लाख रुपए तक की थी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, कंपनी का हर डायरेक्टर और वो ऑफिसर जो कि डिफ़ॉल्ट के लिए लाइबल था उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल का हो सकता था उसके प्रोविजंस थे और 50,000 मिनिमम का जुर्माना था और जो कि 5 लाख रुपए तक की बात करता है कि 50,000 रुपये थे जुर्माने से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना डायरेक्टर और ऑफिसर के ऊपर लगाया जाएगा या 3 साल की जेल होगी और या ये दोनों चीज़ें होंगी, यानी कि फाइन भी होगा और इम्प्रिजनमेंट भी होगा, जेल भी होगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि सब सेक्शन 7 ये जो कि व्यवस्था पहले दी हुई थी जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है, दिस हैज़ बीन फुल्ली अमेंडेड, यानी कि सब सेक्शन 7 को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। तो आओ देखते हैं कि सब सेक्शन 7 में जो पूरा का पूरा अमेंड किया है यानी कि उसको जो क्लॉज को पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया वो क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। देखो सबसेक्शन 7 में पहले था कि अगर ऑफिसर या कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो उसके जो प्रोविजंस थे वो मैंने आपको भी बता दिया। अब इसमें चेंज क्या आया है? चेंज ये आया है कि इफ़ ए कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, यानी कि कंपनी अगर अपने नेट प्रॉफिट का 2% खर्च नहीं करती है या बचे हुए अमाउंट को जो है वो एक स्पेशल अकाउंट बैंक में खोल करके उसमें अगर नहीं डालती अनस्पेंट अमाउंट के नाम से, तो अगर ये प्रोविज़न कंपनी कंप्लाई नहीं करती है तो अब उसमें द कंपनी इज लाइबल फॉर ए पेमेंट फॉर ए पेनल्टी विच शैल बी द ट्वाइस ऑफ द अमाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन द CSR पॉलिसी। क्या मतलब हुआ इसका कहने का? इसका मतलब कहने का ये हुआ कि कंपनी मान लो अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में अपने CSR एक्टिविटी का 2% उसको खर्च करना था और वो मान लो वो 2% जो था वो कंपनी का वो 100 करोड़ था। 100 करोड़ नहीं लेते हैं इसको हम 100 लाख ले लेते हैं, 100 लाख था। दो % कंपनी को 100 लाख यानी कि 1 करोड़ खर्च करना था। अब कंपनी ने ये नहीं किया, कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई। कंपनी ने 2% जो कि 100 लाख था यानी कि 1 करोड़ रुपीज़ था वो स्पेंड नहीं किया CSR एक्टिविटीज़ में, कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई। कंपनी क्या हो गई? कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई। तो सबसेक्शन 5 के जो नए प्रोविजंस आए हैं वो क्या कहते हैं? देन द कंपनी इज रिक्वायर्ड फॉर ए पेनल्टी ऑफ ट्वाइस ऑफ द अमाउंट, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन CSR पॉलिसी। यानी कि अगर 100 करोड़ कंपनी को खर्च करने थे, 100 लाख अगर खर्च करने थे कंपनी को, यानी कि 1 करोड़ अगर पहले खर्च करने थे तो अब कंपनी कितना खर्च करेगी? 200 लाख। तो कंपनी जो है पहले जितना उसको खर्च करना था सेक्शन 7 को अमेंड करके अब वो ये कहता है कि कंपनी को अब उसका डबल जो है वो पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और
₹1 करोड़, ₹1 करोड़, विच एवर इज लेस। whichever is less, यानी कि कंपनी या तो जितना अमाउंट उसको सीएसआर में खर्च करना था उसकी डबल की, यानी कि उसके दुगने की पेनल्टी देगी, उसका डबल पैसा एज ए पेनल्टी के रूप में गवर्नमेंट को जमा कराएगी, या 1 करोड़ रुपीस, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो एज ए पेनल्टी गवर्नमेंट को कंपनी पे करेगी। तो सबसेक्शन 7 के अंदर, सबसेक्शन 7 के अंदर पहला ये मेजर चेंज जो आया है वो ये है। और पहले क्या चेंज था? पहले जो ओरिजिनल था वो आप एक बार फिर से उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। पहले जो प्रोविज़न था वो ये था कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 6 को कंप्लाई करने में, तो 50,000 रुपीज़ या मैक्सिमम 25 लाख रुपीज़ का जो है उसमें प्रोविज़न था, जिसको भी बदल करके अब ये कर दिया गया है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलो, ये तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी हो गई, ये कंपनी के ऊपर पेनल्टी हो गई। और पहले वाले ओरिजिनल प्रोविजन में क्या था? ओरिजिनल में ये था कि जो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो होगा उसको जेल भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 साल की जेल हो सकती है, या उसके ऊपर 25,000 का जुर्माना हो सकता है, और जो कि वो जुर्माना जो है वो मैक्सिमम 5 लाख का हो सकता है, या उसे जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी दोनों हो सकता है। उस प्रोविज़न को भी पूर्णतः हटा दिया गया और उसकी जगह नए प्रोविज़न लगा दिए गए। तो पहली बात तो जो इम्प्रिजनमेंट वाला क्लॉज था वो पूरी तरीके से हट गया है। तो स्टूडेंट ध्यान से नोट करें, द क्लॉज फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट हैज़ बिन टोटली अबेंडन, यानी कि वो पूरा तरीके से उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो अब क्लॉज 7 का दूसरा, ऑफिसर के ऊपर क्या पेनल्टी आती है? ऑफिसर के ऊपर जो पेनल्टी आएगी वो आएगी 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ CSR एक्टिविटी। यानी कि अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उस एग्जाम्पल में हमने कहा था कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 2% आ रहा है, जो कि 1 करोड़ रुपया था। तो जो ऑफिसर होगा, अगर कंपनी का वो जो डिफॉल्ट होगा, वो इस 1 करोड़ का 1/10 के लिए लाइबल है, किप की पेनल्टी के लिए लाइबल है। तो 1 करोड़ का 1/10 क्या हुआ? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए और ₹2 लाख, विच एवर इज लेस। यानी कि सब सेक्शन 7 ये कहता है कि कंपनी के जो ऑफिसर या डायरेक्टर जो कि डिफॉल्ट होंगे वो कितनी पेनल्टी के लिए लायबल होंगे? वो CSR एक्टिविटी के लिए जो पैसा स्पेंड किया जाना था उसके 1/3 के अमाउंट के लिए लायबल होंगे गवर्नमेंट को देने के लिए, या 2 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। तो अगर हम इस एक्ट को देखें बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, तो हम ये देखते हैं कि जो ये CSR एक्टिविटी, CSR के जो प्रोविजंस थे वो बहुत मॉडरेट कर दिए गए, यानी कि पेनल्टी के लिहाज से या जो उसके ऊपर जो बहुत सख्ती लगी हुई थी वो सख्ती को कम कर दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि अमाउंट को थोड़ा सब्सटेंशियली इन्होंने इंक्रीज़ किया है, लेकिन ये जो है वो कम कर दिया, क्योंकि पहले वाले एक्ट में क्या था कि मिनिमम 25,000 रुपये की पेनल्टी थी ऑफिसर पे और मैक्सिमम 5 लाख की पेनल्टी थी और साथ में जेल भी थी। अब मिनिमम अब क्या है? 1/10 ऑफ द CSR एक्टिविटी के ऊपर जो खर्च करना है वो, या 2 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो कंपनी के ऑफिसर जो है वो पेनल्टी देने के लिए लायबल होंगे। तो आइए इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। यस, चलिए आगे चलते हैं। अब जो तीसरा अमेंडमेंट आया है इसमें, ये इंसर्शन के रूप में आया, ये इंसर्ट किया गया है, INSERT, INSERT।
ये इंसर्ट किया गया है। जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 5 में इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 7 को पूरा अमेंड कर दिया गया, सेक्शन 5 के अंदर इंसर्ट किया गया था क्लॉज, सेक्शन 7 को, सब सेक्शन 7 को पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया, दिस हैज बीन चेंज्ड। और सेक्शन 9, सब सेक्शन 9 हैज बीन इंसर्टेड। तो 3 चेंजेस आए हैं, ध्यान से आप लोग नोट कर लो इसे। सेक्शन 5 में चेंज आया, सेक्शन 7 में चेंज आया, 5 में तो उन्होंने इंसर्ट किया क्लॉज को, सब सेक्शन 7 में उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया प्रोविजंस को, और एक नया सब सेक्शन लाए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्शन 135 के अंदर, जो कि सब सेक्शन 9 को इंसर्ट किया गया है, यानी कि इसको डाला गया है आगे एडिशनली, ये दिस हैज बीन इंसर्टेड। तो आओ सब सेक्शन 9 जो कि इंसर्ट किया गया है ये क्या कहता है, इसको देखते हैं। सब सेक्शन 9 जो कि इंसर्ट किया गया है वो ये कहता है, इफ ए कंपनी is required to pay 50 lakh rupees or less then company is not required to constitute a CSR committee। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में, या अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में उसके जो CSR एक्टिविटी के ऊपर जो 2% खर्च किया जाना था, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, अगर कंपनी को CSR एक्टिविटी के ऊपर 50 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च करना था, देन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी and the board of director of that company will perform the CSR committee policies। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी जो है वो अपनी CSR एक्टिविटी में उसको 50 लाख या उससे 50 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करना था, तब कंपनी को CSR कमेटी को फॉर्मुलेट करने की या CSR कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का होगा वही CSR की पॉलिसी को एक्टिवेट कराएगा और उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। तो ये 3 मेजर अमेंडमेंट्स सेक्शन 135 के अंदर 28 सितंबर 2020 को नोटिफाई हो गए हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को स्टूडेंट्स को मैंने बताया है कि हालांकि these provisions are not applicable on the incoming examination of November 2020 or December 2020, but these are very important amendments which are important in nature, and the questions can be put up under the amendments of these subsections of section 135 in upcoming examination in May 2021 and June 2021 of CA, CS और CMA एग्जामिनेशन। तो चलो अब इस वीडियो को हम बिल्कुल समअप कर लेते हैं और इसको बिल्कुल समरी के रूप में हम आपको बता देते हैं कि इसमें मेजर अमेंडमेंट्स क्या आए हैं, और इसको जल्दी से लिख लेते हैं ताकि एक फाइनल बच्चे जो है इसको ध्यान से नोट कर लें, ताकि एक समरी के रूप में। तो चलो देखते हैं कि जो हमारे चेंजेस आए हैं वो क्या क्या आए हैं, किस किस सेक्शन के अंदर आए, सब सेक्शन के अंदर आए हैं। तो हमारे जो चेंजेस आए हैं
वो 135 सबसेक्शन 5 में आया। इसको इंसर्ट किया गया इसके अंदर कुछ 135(7) इसको इस सबसेक्शन को पूरा चेंज कर दिया। द होल सबसेक्शन हैज बीन चेंज्ड और रिप्लेस्ड। सबसेक्शन 7 को पूरा का पूरा बदल दिया। और 135 नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, सबसेक्शन 9। दिस ऑल्सो हैज बीन इंसर्टेड। तो ये आप लोग इसको उतार लीजिए और ध्यान से, और इसको याद करके रखना। ये आने वाले 21 जून 2021 और मई 2021 वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और मैं समझता हूँ इसके लिए ऊपर कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना, और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।